नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बाबा रामदास जी जुड़ गए हैं और वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ने वाले हैं। बहुत स्वागत है बाबा जी आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित है, प्री प्लान्ड। जैसे राहुल गांधी ने कल जानबूझ करके एक ऐसी अप्रकाशित पुस्तक के अंश किसी मैगजीन में छपे हुए उनको कोट करना शुरू किया जो नियमों के विरुद्ध था। बिना चेयर की परमिशन के आप किसी किताब को, किसी मैगजीन को, किसी समाचार पत्र की कटिंग को सदन में उद्धृत नहीं कर सकते। उसकी पहले से परमिशन लेनी होती है। लेकिन राहुल गांधी ने चेयर को भी अंधेरे में रखा, लोकसभा सचिवालय को भी, और अचानक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पूर्व सेना अध्यक्ष एम नरवणे साहब की एक पुस्तक जो प्रकाशित भी नहीं हुई, जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री की हरी झंडी भी नहीं मिली, उसके अंश बताकर किसी मैगजीन में कुछ उद्धृत किया गया और कुछ जानकारियां दी गई, उसे कोट करना शुरू किया। क्या राहुल गांधी और उनके रणनीतिकार नहीं जानते थे कि चेयर इसकी परमिशन नहीं देगी, सदन में आप इसका उल्लेख नहीं कर सकते? उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था। इसके बावजूद 3 बार लोकसभा को स्थगित करना पड़ा हंगामे के चलते। और चेयर के साथ जो उनका बर्ताव था, जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार था लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, वो पूरे देश ने देखा है। सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई, लोकसभा स्थगित कर दी गई आज सुबह के लिए। आज सुबह यूएस इंडिया के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर के हंगामा शुरू कर दिया गया। पूरे प्रश्नकाल को और शून्यकाल को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया गया। और 2 बजे जब फिर से सदन बैठा और राहुल गांधी को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए, तो उन्होंने फिर उसी मैगजीन, उसी पुस्तक के वही अंश पढ़ने शुरू कर दिए। इसका मतलब वो जानबूझ करके सदन में अराजकता पैदा करना चाहते थे। और इसके बाद जो हुआ वो मुझे लगता है कि काले अध्याय के रूप में याद रखा जाएगा। कांग्रेस के 8 सांसद लोकसभा महासचिव की टेबल पर चढ़ गए, वहां चढ़ करके उन्होंने हंगामा किया और कुछ कागज फाड़ करके उनके ऊपर उछाल दिए। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। एक बार ममता बनर्जी ने जरूर, जो उपाध्यक्ष बैठे थे अटवाल साहब, उनके ऊपर बिल की कॉपी फेंकी थी घुसपैठियों के इशू पर। बाकी इस तरह के दृश्य देखने को बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद बाहर आकर के मीडिया में जो राहुल गांधी ने बयानबाजी की है कि देश को गिरवी रख दिया है, देश को बेच दिया है और किसानों के हितों को जो है बेच दिया गया है, मोदी डरपोक है, डरे हुए हैं, तमाम तरह के जो किस्से कहानियां उन्होंने शुरू की है, इसका मतलब हम क्या निकालें? 2014 से लेकर के 2026 आ गया है। कोई संसद सत्र ऐसा नहीं गया है जिसके 10, 12, 15 दिन इन्होंने डिस्ट्रॉय ना किए हों। कभी पेगासस, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी मणिपुर, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी कुछ कोई ना कोई बहाना वो ढूंढ लाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं सदन को। यानी देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, संसद को राजनीति का अखाड़ा बना करके रख दिया गया है। और ऐसे विषयों पर बोलना चाहते हैं जिनकी परमिशन चेयर से नहीं दी जा सकती। वो सेंसिटिव मुद्दे हैं, देश की अखंडता, सुरक्षा,
और संप्रभुता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सरकार जो ऑफिस में बैठी है उसी को पता है कि किन मुद्दों को टेकअप करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, और स्पीकर उसी हिसाब से फिर फैसला लेते हैं। जनता इनको लगातार ठुकरा रही है, राज्य दर राज्य। इनके नेतृत्व में, यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में, देश की जनता 90 से ज्यादा राज्यों में इनको ठुकरा चुकी है, 3 लोकसभा चुनाव में ठुकरा चुकी है। अब ये सैकड़ा पूरा होने वाला है। अपनी नाकामियों को ढांपने के लिए, उन पर मेट, रेत और गारा डालने के लिए ये नित नए हंगामे खड़े करते हैं, और बीच के दिनों में जब सेशन नहीं होता है, विदेश यात्राओं में मटर गश्ती करते हैं। तो देश को अराजकता की आग में क्यों झोंकने पर आमादा है राहुल गांधी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जी बाबा रामदास जी। सर, आज जो उन्होंने दो बातें, सबसे जो आपत्तिजनक बात है वो जब वो ये सारा हंगामा करने के बाद और संसदीय मर्यादाओं को ताक पे रख के तार तार करके जब वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। पहला उन्होंने कहा कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। सिर्फ अंग्रेजी भाषा में जो कॉम्प्रोमाइज्ड वर्ड है ना, मैं दर्शकों को बताऊं कि आपने सुना होगा कि दे वर कॉट इन अ कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन या कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन। जब कोई दो लोग बिस्तर पे अपने बेडरूम में या कहीं पर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाएं तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन। ये बोल रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। और दूसरा जो इन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं, ट्रंप के साथ जो मोदी की डील हुई है उसके बारे में जो झूठे अनर्गल आरोप कि किसानों के हितों को बेच दिया गया, मजदूरों के हितों को बेच दिया, उनका खून पसीना बेच दिया, और ऐसे ही। सर, आपने कहा कि ये अराजकता क्यों फैला रहे हैं। संसद में भी सर अराजकता की नई परिभाषा, नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। 8 सांसदों को आज जो है निलंबित करना पड़ा क्योंकि उन्होंने कागज फाड़ के सभापति पे फेंके। सभापति को ऑब्जेक्शन करना पड़ा, सभापति को यार बोला गया, तो उन्होंने बोला कि यू कांट कॉल सभापति यार। सर, आपने पूछा कि ये देश में अराजकता क्यों फैलाना चाहते हैं। सर, इनको पता है कि ये सिर्फ अराजकता फैला के ही सत्ता हासिल कर सकते हैं। सीधी उंगली से या सीधे रास्ते पे चल के, जो संवैधानिक रास्ते हैं उन पे चल के, जनता का दिल जीत के, जनता का वोट हासिल करके ये सत्ता में नहीं आ सकते। पर जनता का वोट लेने के लिए आपको जनता को एक कार्यक्रम देना होता है, जनता के सामने अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है कि हमको इसलिए वोट दो और इनको इसलिए वोट मत दो। सर, सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज कांग्रेस के लिए कि इनके पास एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये जनता को ये कह सकें कि तुम मोदी सरकार को इस मुद्दे पर वोट मत दो। और इनके पास एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये जनता से वोट मांग लें, फिर ये वही खटाखट 8,500 रुपया हर महीना देने का वादा करते हैं। तो इनके हर मुद्दे को, अभी बिहार में इनके सहयोगियों ने और इन्होंने 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने नहीं माना। सर, बात यह है कि जनता इनको जान चुकी है और जनता मोदी को भी जानती है।
जनता ने भाजपा सरकारों की डिलीवरी की जो राजनीति है, उनकी जो परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति है, आज भाजपा सरकार जब जनता के सामने जाती है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है सर। वो बताते हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में और 10 सालों में क्या काम किया। और इतना ही नहीं, मुझे याद है वो दिन जब इस बार जब संसद बैठी, नहीं पिछले 2024 का आखिरी साल चल रहा था, तो मोदी जी ने एक बात कही थी कि भैया ये 4 करोड़ मकान, उज्ज्वला शौचालय, ये तो बन चुके हैं, अब आने वाले 5 साल का जो चुनाव है वो नए कार्यक्रमों पे लड़ा जाएगा। देश को उन्नति और प्रगति के रास्ते पे ले जाने के लिए नए टारगेट्स रखे जाएंगे, उनको अचीव किया जाएगा, नए वादे होंगे। सर 5 साल का रिपोर्ट कार्ड सरकार गिनाती है और अगले 5 साल के लिए एक जबरदस्त कार्यक्रम देती है। आज ही मैं सुन रहा था, वो रेल मंत्री जो हैं, उन्होंने 7 हाई स्पीड कॉरिडोर का वादा किया है कि आप दिल्ली से वाराणसी मात्र 2 घंटे में पहुंचेंगे। सर ऐसे 1000 कार्यक्रमों का वादा, अच्छा इनके आप अगर जब ये सरकार वादा कर रही है कि हम आपको दिल्ली से वाराणसी 2 घंटे में पहुंचा देंगे, तो जनता का बच्चा उस वादे पर विश्वास करता है, ना कि इनके वादे की तरह गए कोई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा 8,500 रुपया, खटाखट, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, हमें मालूम है तुम दे नहीं सकते, या तुम 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। सर मोदी के वादों पे तो जनता विश्वास कर रही है ना। राहुल गांधी ये जानते हैं कि देखो भैया सीधे रास्ते से इलेक्शन कमीशन का चुनाव लड़के हम नहीं जीत सकते, तो वो एकमात्र तरीका है सर अराजकता। दिल्ली को नेपाल बना दो, बांग्लादेश बना दो, ढाका बना दो, काठमांडू बना दो, और मुझे जो है इस देश का प्रधानमंत्री सेलेक्ट कर दो, जैसा मोहम्मद यूनुस को किया है। तो अराजकता ही सर, एकमात्र रास्ता ही अराजकता है, और कुछ बचा ही नहीं है राहुल गांधी के लिए। जी वीरेन जी, आपके पास आऊं, कुछ चीजें मैं जरा उनका उल्लेख कर देता हूं। कब तक झूठ बोलेंगे? इन्होंने कहा कि जो यूएस के साथ डील हुई है, किसानों के साथ विश्वासघात हो गया है। 3 कृषि कानूनों को इन्होंने काले कानून बताया। 13 महीने तक दिल्ली की गर्दन दबा करके यहाँ पर, वो पता नहीं किसान थे कि नहीं थे, कौन थे, क्योंकि किसानों के पास तो इतना समय होता नहीं है कि वो अपना खेत, अपना खलिहान, अपने घर छोड़ करके, परिवारों को छोड़ करके 13 महीने तक यहाँ आकर के डेरा डाले, खूंटा डाल करके बैठ जाएं। अच्छा खाना मिल रहा था, शाम को दारू मिल रही थी, नगद नारायण भी मिल रहे थे, और हर तरह की सुख सुविधा उनको मिली हुई थी। उस समय इन्होंने अराजकता की, लेकिन बाद में योगेंद्र यादव ने एक डिबेट में कहा, एक टीवी से कहा इंटरव्यू में, कि हम तो अखिलेश के लिए पिच तैयार कर रहे थे। अब अखिलेश अगर बैटिंग नहीं कर पाए, ठीक से बॉलिंग नहीं कर पाए, फील्डिंग नहीं कर पाए, तो ये हम उनके लिए जाकर के करने वाले तो थे नहीं। राहुल गांधी क्यों झूठ बोल रहे हैं जब पूरी डील सामने आई ही नहीं अभी तक? इन्होंने ये कैसे घोषणा कर दी कि किसानों के साथ विश्वासघात कर दिया है मोदी ने? इसी तरीके से ये राहुल गांधी जो है, जी इसी तरह ये राहुल गांधी मोदी को डरपोक बताते हैं ये। इसके अलावा ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भ्रम फैलाते रहे। ट्रंप के साथ रिश्ते को लेकर के, चीन के साथ रिश्ते को लेकर के, अभी इन्होंने लोकसभा में भी जो गलवान घाटी और डोकलाम में जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया और सामने डट गए, उस पर भी देश को गुमराह करने की कोशिश की। किसान विरोधी ये बताते हैं मोदी को।
मजदूर विरोधी ये बताते हैं, दलित विरोधी ये बताने की कोशिश करते हैं। क्या ग्रंथि क्या है राहुल गांधी की? राहुल गांधी एक झूठ को बार बार बोल के नहीं थका है, लेकिन मैं अपनी बात को दोहरा करके मैं बड़ा असहज महसूस करता हूं। ये 12 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं, और ये कब तक झूठ के आधार पर राजनीति करेंगे। इन्होंने कल जो है सोमवार को संसद में, इनको लगा मैंने न्यूक्लियर बम फोड़ दिया, जो उन्होंने चाइना का बॉर्डर का मामला उठाया और जनरल नरवाने को के हवाले से उन्होंने ये सब कहना शुरू किया। जनरल नरवाने ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो सरकार के लिए बड़ी प्रतिकूल हो, या सरकार की आलोचना हो, या पीएम की आलोचना हो, या सरकार के लिए पैदा करती हो। और जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कई बार कहा है कि हमने सेना को पूरी छूट दी है, यही बात उन्होंने कही है अपने में। तो भाई अगर प्राइम मिनिस्टर ने सेना को खुली छूट दी है, इसका मतलब सेना एज पर द सिचुएशन ऑपरेटिंग ऑन द ग्राउंड निर्णय लेने को स्वतंत्र है। यदि कुछ उसमें अगर सेटबैक हुआ, यदि कोई उसमें पराजय का सामना करना पड़ा, या कोई सेना को कैजुअलिटी हुई, तो वो भी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की होगी, सरकार की होगी, ना कि फौजियों की, ना कि जनरल की। बड़ी सीधी सी बात है ये, और ये पीएम कह चुके हैं। तो और बस उसमें एक किताब में शब्द भी डाल दिया गया है, आई वॉज हैंडेड ओवर ए हॉट पोटैटो, मेरे हाथ में गर्म आलू छोड़ दिया गया। उसको ये कहा जा रहा है कि पीएम ने अपनी जिम्मेदारी जो है ठेल दी जनरल नरवाने के ऊपर। बस यही जो है प्लेअप किया। उसमें भी भट्ट साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, जनरल नरवाने की भी एक गलती है। उन्होंने एक गलत शब्द का प्रयोग किया है वहां पर, और मुझे लगता है कि ये इंटेंसली किया गया है। अब तक जनरल नरवाने के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन याद करिए उस समय जब उनका रिटायरमेंट होने वाला था, उस समय जो कुछ नाम चल रहे थे कि इनमें से किसी को सीडीएस बनाया जाएगा, जनरल नरवाने को लग रहा था कि मेरा नंबर भी आ सकता है सीडीएस का। उनको सीडीएस नहीं बनाया गया, तो उससे वो चिड़े बैठे हैं। वरना मुझे एक बात बताइए, कल से ये राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्षी दल रायता फैला रहे हैं, जनरल नरवाने चुप करके क्यों बैठे हुए हैं? वो कहे ना कि मेरे लिखने का मतलब ये नहीं था, या मैंने ऐसा नहीं कहा। वीडियोस ऑलरेडी हैं आपका पब्लिक डोमेन में, जिसमें उन्होंने तब के हैं जब वर्दी उनके सीने पर थी, शरीर पर थी, वो तब के हैं। आज की तारीख में रिटायर होने के बाद 3 साल से वो रिटायर बैठे हैं, उन्होंने इस पर बयान क्यों नहीं दिया, इसका खंडन क्यों नहीं किया कि आप मुझे मिसकोट करके आप गलत बातें फैला रहे हैं? जी, तो अब आते हैं ये जो इंडो यूएस ट्रेड डील है। आप सोचिए, ये सुबह ये खबर सोमवार की देर रात में आई है 12 बजे के बाद, और ये एंड इट बिकेम पब्लिक इंफॉर्मेशन जब सुबह अखबार आया है। पार्लियामेंट शुरू होने के लेकर के शाम के 6 बजे तक कांग्रेस ने 3 बार अपना स्टैंड बदला, नए नुक्स निकाले। पहले कहा कि डील हो गई और मोदी ने किसानों को बेच दिया, और प्राइम मिनिस्टर जो है अगस्त में ये बहुत साफ कर चुके हैं कि भारत सरकार किसी भी कीमत पर एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर और पोल्ट्री सेक्टर को नहीं खोलेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। पीएम ने अगस्त में यहां तक कहा था, इसका मैं कोई भी जो कॉन्सिक्वेंस होगा, परिणाम होगा, मैं भुगतने को तैयार हूं। ये बहुत साफ है। और पहले एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इन्होंने तो मतलब इनका ये दावा एकदम फर्जी है, एकदम झूठ बोला है सफेद कि एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया। दूसरी बात, फिर इन्होंने कहा कि डील हो गई। अरे भाई, अभी डील कहाँ हो गई है? ये तो जो ट्रंप ने जो घोषणा की थी कि हम पैनल टैरिफ लगाएंगे 50%, उसको उसने कहा वापस ले रहे हैं। दूसरी बात, आज जो है शाम को 5:15 बजे पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहा अभी ज्वाइंट कम्युनिकेशन, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होगा, जो अभी नहीं हुआ है। और तीसरी बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि
एपिस्टीन फाइल के डर से ये डील की है मोदी ने। अरे भाई, टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, टैरिफ अमेरिका ही वापस लेगा, घोषणा भी अमेरिका से होगी। तो इसमें अब ये समझ में नहीं आता है कि एपिस्टीन फाइल का और टैरिफ का क्या संबंध है। अरे भाई, टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया था ना, अमेरिका वापस लेगा। और फिर एक नया तर्क आया कि टैरिफ लगने के पहले जो 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 इंडिया के सामानों पे जो टैक्स था वो 3% हो गया और अब 18% हो गया, तो ये तो बढ़ गया। अब ये भी कुतर्क है। और जबकि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईयू, सबको आप देखें, बकायदा आज अखबारों में पूरा कंपैरेटिव चार्ट भी छपा है, इंडिया के ऊपर टैरिफ लोवेस्ट है। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने जो कल 1-1:30-2 बजे जो बम छोड़ा, उसके पहले वो बम फट पाता कि जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राहुल गांधी के ऊपर एक और बम डाल दिया। तो राहुल गांधी जो कल एक नया नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, आपको याद होगा मई 9 को जब पिछले वर्ष भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन कॉल ऑफ किया था, ऑपरेशन सिंदूर, तब इन्हीं वामपंथियों, कांग्रेसियों, जिहादियों ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री के ट्विटर हैंडल पर जाके उनको इतनी गालियां दी थी कि तुमने पीओके वापस क्यों नहीं दिया, और तो उनको अपना ट्विटर हैंडल सस्पेंड करना पड़ा था कुछ दिन के लिए। तो इनको लगता है कि ये सेना के ऊपर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के मुद्दे के ऊपर, ये इस सरकार के मेजर प्लैंक हैं, इस सरकार का यूएसपी है, और इन मुद्दों पे सरकार की साख बनी हुई है। और तो हम इसको अगर पंक्चर करेंगे तो मोदी को हम हरा सकते हैं। आज राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की इमेज बनाने के ऊपर 1,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, तो इस इमेज को भी पंक्चर किया जा सकता है। तो अब इससे उनके मन की जो जो उनकी बदनीयत है, जो उनके अंदर की जो दुर्भावना एकदम सामने आ गई ना, ना उनको मतलब है लद्दाख से, ना उनको मतलब है गलवान से, ना उनको मतलब है भारतीय सेना से, ना उनको मतलब है जनरल नरवाने से, ना उनको मतलब है किसानों से, ना उनको मतलब है इंडो यूएस ट्रेड डील से, ना उनको मतलब है राष्ट्रहित से। उनको मतलब केवल ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार को कलंकित करो, नरेंद्र मोदी सरकार की साख पे जो है डेंट मारो। और उन्होंने कहा ना कि ये मोदी की पॉपुलैरिटी का गुब्बारा, जो वर्ड यूज किया राहुल गांधी ने, इसका मतलब क्या है कि उस आदमी के मन में प्राइम मिनिस्टर के प्रति कितनी हिकारत है, कितना कंटेम्प्ट है, ये बात सामने आ गई ना। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है जमीन पर लड़ने के बजाय एक जो है कोई ऐसा लोकप्रिय पॉपुलर नैरेटिव बनाने की बजाय जिसके जरिए वो लोगों को अपने प्रति अपने अपने पक्ष में लामबंद कर सकती है, 12 साल से इनकी स्ट्रेटजी ये है कि कोई ना कोई षड्यंत्र करो। कभी जो है वो हिडनबर्ग फाइल ले आओ, कभी मणिपुर का जो है कोई हिंसा का या अपराध का वीडियो ले आओ, कभी पैगासस ले आओ, कभी कुछ ले आओ, हर बार एक नई कोशिश। और इनकी ये दोनों कोशिशें 24 घंटे के अंदर मुंह के बल गिरी हैं। कल को लोकसभा में जो ये मैसेज देना चाहते थे कि सरकार को छुपाना चाह रही है, सरकार, लोकसभा स्पीकर की केवल ये कहना था कि लोकसभा के सदन के संचालन की नियमावली के अनुसार आप कोई भी अगर आपको आरोप लगाना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, और जब आप आरोप लगाएंगे तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि दैट टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन ये सूचना सही है। तो और जो पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है, आप उसको कोट करके सदन में अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। ये सदन की नियमावली आज से नहीं, पिछले 70 साल से है, ये कोई जो है मोदी के राज में नहीं बनी है। और तो ये इसके लिए तैयार नहीं थे। जब इनको इस पर रोका गया तो ये कारवा मैगजीन ले आए। अब कारवा मैगजीन को मैं आप बहुत जमाने से जानता हूं, ये हमेशा से जो है घनघोर एंटी हिंदू रही है, एंटी सनातन रही है, एंटी भारत रही है। और मोदी जी के पीएम बनने के बाद से इसके एजेंडे में अब एंटी मोदी और मोदी से घृणा इसके एजेंडा में टॉप पे हो गई है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस बहुत बेचैन है कि जून 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने फर्जी मुद्दा बनाया आरक्षण और संविधान, और उसके बाद ये हरियाणा हारे, फिर ये जो है ये महाराष्ट्र में पिटे, फिर दिल्ली में पिटे, फिर बिहार में बुरी तरह पिटे, और अभी महाराष्ट्र में जो है नगर निकाय चुनाव हुआ है, वहां कांग्रेस साफ हो गई और बीजेपी ने नई बढ़त हासिल की है। केरल में तिरुवनंतपुरम में उसका मेयर बन गया है और तमाम और बहुत सी सीटें उसने जीती हैं ग्राम पंचायत की और आपके नगर निकाय की।
और अब फिर 4 राज्यों में चुनाव है, केरल है, तमिलनाडु है और बंगाल है और आसाम है। इनको भरोसा है कि यूडीएफ जो कांग्रेस लेड अलायंस है, ये सत्ता में केरल में वापस लौट सकते हैं। तमिलनाडु में इनको सत्ता से बाहर गए 65 साल हो गए और ये आसाम में बीजेपी वापस आ रही है। बंगाल में इनकी एक सीट नहीं है, पिछले दो विधानसभा चुनाव से बंगाल में इन्हें कुछ मिलना नहीं है। तो अब इनको कैसे पॉलिटिकल इनिशिएटिव को वापस लिया जाए और जो कैसे नैरेटिव कंट्रोल किया जाए, ये उस काम में लगे हैं। और आप देख लीजिएगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा सदन में होनी है 4 दिन की, 180 घंटे की, वो हो नहीं पाएगी, सॉरी 18 घंटे की। तो ये जो है, और ये इसी तरीके से और इनका अब ये, और जिस तरीके से आज इन्होंने लेवल ऑफ, मैं कहूंगा लेवल ऑफ इनडिसिप्लिन या लेवल ऑफ वायलेंस जो आज बढ़ाया है, जो इनके मेंबर्स ने जो स्पीकर के ऊपर कागज की बॉल फेंक के मारा है, ये सोची समझी साजिश है कि सदन को नहीं चलने देना है, ताकि प्राइम मिनिस्टर बजट के ऊपर या राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर कोई लंबा नीतिगत जो है अनाउंसमेंट ना कर पाए, राष्ट्र से संवाद ना कर पाए, और जो इन्होंने जो रायता फैलाया है, जो गंदगी फैलाई है, कहीं ना कहीं वही पब्लिक डिस्कोर्स में बनी रहे। क्योंकि डोनाल्ड, ये जो इंडो यूएस ट्रेड डील है, ये झटका इसलिए बड़ा है कि 1 महीने के अंदर 3 बड़ी ट्रेड डील हुई हैं। पहली ब्रिटेन से 1 देश, दूसरी ईयू से जहां 27 देश हैं, और तीसरा अमेरिका। ये दो करके भारत का 2/3 जो इंटरनेशनल ट्रेड है कवर करते हैं। और 1 साल में आपको फर्क दिखेगा। आपको आज ही फर्क दिख गया कि रुपए का एप्रिसिएशन 119 पैसे आज हुआ है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 850 से ऊपर जो है सेंसेक्स ऊपर गया है। और आप देख, और जो सबसे पहला इम्पैक्ट केवल हमारे यहाँ का नहीं, बंद हो जाएगा बिल्कुल भी। जापान से लेकर के कई देशों में जो मार्केट है वो उछला है इस डील से। बाबा जी, 25 जुलाई 2025 यूके के साथ ट्रेड डील हुई। दिसंबर 2025 में 2 देशों के साथ हुई, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ। अभी 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन, जिसके तहत 27 देश आते हैं, उनके साथ ट्रेड डील साइन हो गई। मिस्टर कोस्टा और उर्सुला दोनों आई थी, गणतंत्र दिवस परेड की चीफ सेक्रेटरी, चीफ गेस्ट भी बने दोनों। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन से बाहर चल रहे हैं 3 देश यूरोप के, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, इनके साथ भी अलग अलग तरह की ट्रेड डील साइन हो चुकी हैं। अमेरिका जो हर तरह साम दाम दंड भेद जो भी वो कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन मोदी दबाव में नहीं आए। वो कह रहे थे कि डेयरी और कृषि क्षेत्र हमारे लिए खोल दीजिए। भारत तैयार नहीं हुआ, मोदी तैयार नहीं हुए। 8 महीने केवल इसी को लेकर के तनातनी चलती रही। अल्टीमेटली ट्रंप को घुटने टेकने पड़े। एक ऐसा वातावरण बन गया कि भारत को रोकना नामुमकिन है। भारत तो आगे बढ़ता जा रहा है और एफटीए पर एफटीए करता जा रहा है। उसका एक्सपोर्ट भी 14% बढ़ गया है। तो मरते क्या ना करते, अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए और ट्रेड डील साइन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मोदी के शान में कसीदे पढ़े हैं जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ पर कल मैसेज दिया है। ये जो एक के बाद एक सफलताएं मिल रही हैं भारत को, ये इनको पिंच हो रही हैं। इनको लग रहा है कि हम तो इनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको तो पूरी दुनिया में एक ऐसे लीडर के रूप में स्वीकार किया जा रहा है जिन्होंने ना ट्रंप की उन बयानबाजियों का जवाब दिया, बहुत ही कुशलता के साथ उन सारी बयानबाजियों का खामोश रह करके एक कूटनीतिक पोजीशन ली, और उसका नतीजा ये है कि ट्रंप झुकने के लिए बाध्य हुए। ऐसी घेरेबंदी अमेरिका की कर दी। इस पर देश को खुश होना चाहिए
या जो कुछ राहुल गांधी और उनके लोग और विपक्षी नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खार खाए बैठे हैं, उनके बहकावे उकसावे में आना चाहिए। सर, जो बांझ औरत होती है ना, बांझ, वो किसी के घर में किलकारियां गूंजती हुई देख नहीं पाती, सुन नहीं पाती, क्योंकि उसका बांझपन उसे कचोटता है। तो मोदी के नेतृत्व में भारत एक न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामरिक महाशक्ति, सांस्कृतिक महाशक्ति बनता जा रहा है, तेजी से बनता जा रहा है। अब ये बात सर राहुल गांधी को कैसे बर्दाश्त होगी? आप बताइए ना कि अच्छा, मोदी की सफलता और राहुल की विफलता, ये दोनों देश दुनिया के सामने है, जनता देख रही है। इसमें सर कोड़ में खाज ये हो गई कि मोदी की सफलता का ग्राफ तो 2002 से शुरू हो गया था। पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर गुजरात रहते हुए सफलता की बुलंदियां छुई, सफलता के झंडे गाड़े, अब एज अ प्राइम मिनिस्टर गाड़ रहे हैं। पुराने जमाने में तो फिर भी इतना सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सर सोशल मीडिया का ये आलम है कि बच्चा बच्चा जो है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और पूरी देश दुनिया की खबर रखता है। सर, मैंने हाउसवाइफ्स को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सुनते हुए, समझते हुए देखा है गांव में। तो सर राहुल गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी असफलता के चर्चे पूरी दुनिया भर में हैं। पूरी दुनिया में इस आदमी को कोई सीरियसली नहीं लेता। सर आप ये बताइए ना, वो सैम पित्रोदा इनके फर्जी प्रोग्राम्स कराता है डिफरेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और कॉलेज की कैंटीन में बैठ के ये आदमी 20 लोगों को एड्रेस करता है और यहां बोला जाता है कि साहब हार्वर्ड में लेक्चर दे के आ रहे। तो सर ऐसे में मोदी की सफलता से ईर्ष्या होना, अच्छा इनके पास कोई तरीका तो है नहीं कि ये मोदी की रीस कर सके। वो ट्रकों के पीछे भट्ट साहब लिखा रहता है ना, जलो मत रीस करो, वो सस्ती शायरी ट्रकों के पीछे लिखी रहती, या जलो मगर दीपक की तरह। सर ये दीपक की तरह जल नहीं पा रहे हैं राहुल जी, और इनको मोदी की हर डील में खोट निकालनी है, बिना सोचे समझे निकालनी है। और जो कल जब निकल वो नहीं बहस रही। चल रही थी, कल जब वो बहस चल रही थी तो वो पूछा ना कि आपको किसने बताया कि टैंक वहां तक आ गए थे? किसने बताया आपको? या आपको किसने बताया कि डील क्या हुई है अमेरिका के साथ, और कैसे वो जो है किसानों के खिलाफ है डील, कैसे किसानों का हक बेच दिया, देश बेच और दिया। देश बेच दिया आपने, मजदूरों का खून पसीना बेच दिया, खून पसीनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अच्छा एक चीज तो दूसरी बात है, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हंगामा करना या बयानबाजी करना और ये कहना कि मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जैसे मोदी को एप्स्टीन फाइल्स जैसी किसी एक मुद्दे पर विदेशी ताकतों ने ब्लैकमेल कर लिया हो, और ब्लैकमेलिंग के साथ ट्रंप की तो खुद ही इतनी सारी, कम से कम मोदी की कोई फोटोग्राफ सर ये सब तो नहीं आई। मोदी पे तो खाली इतनी सी बात कही कि एप्स्टीन ने नाम लिया और बोला कि साहब वहां इजराइल गए थे और ट्रंप के लिए प्रचार कर रहे थे, नाच गा रहे थे, इतनी सी तो बात है ना। वो भी ऑथेंटिकेटेड नहीं है क्या है, और एक आदमी अगर किसी का नाम लिख दे अपनी डायरी में, उससे क्या प्रूव कर लेते हैं? ट्रंप के तो क्या क्या, तो ट्रंप क्या करेगा मोदी को? नहीं, इनकी मम्मी के बारे में सोशल मीडिया पर क्या क्या आता रहता है, तो उस पर भरोसा हाँ कर ले। हाँ, उस तो सर बात ये ना कि ये आप देख लीजिए कि इनका स्तर कितना गिरा है कि ये अब एप्स्टीन फाइल्स के सहारे देश में राजनीति करेंगे। अब ये कल को सर हम लोग वो एक मीम बनाते थे पिछले दिनों
कि भैया राहुल को प्राइम मिनिस्टर बना दो क्योंकि इनको ठंड नहीं लगती ना। वो कहते नहीं थे कि मैं ठंड से डरता नहीं हूं, मैं स्वेटर इसलिए नहीं पहनता, मुझे डर नहीं लगता ठंड से, तो इसलिए तुमको बना दें। तो सर बात यह है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसलिए इनको यही सब झूठ बोल के, अच्छा सर ये आदमी कब से झूठ बोलता आ रहा है और इसके किसी झूठ पर भारत की जनता ने विश्वास किया, आप बताइए। बल्कि इंडियन पब्लिक में तो ये परम झूठा डिक्लेयर हो चुका है, पब्लिक मान चुकी है कि नहीं यार ये झूठ बोलता है, ही इज नॉट टू बी टेकन सीरियस, इसको सीरियसली नहीं लेना है, ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, ये आम पब्लिक भारत की मानती है। बाबा जी 2019 के चुनाव के बाद सेकुलर खेमे के एक बहुत बड़े पत्रकार ने कहा था अब नरेंद्र मोदी को केवल झूठ बोल करके ही हराया जा सकता है, और यही काम ये कर रहे हैं पिछले 5 साल से लगातार 19 के बाद से, उसमें कोई पत्रकार का नाम ले लेते हैं ना, शेखर गुप्ता। भाई साहब झूठ बोल के एक आध चुनाव तो जीता जा सकता है, एक आध या 10, 20, 50 सीटें तो जीती जा सकती हैं, सर बेहतरनी थोड़ी ना पार हो जाएगी झूठ बोल के। भट्ट साहब आप ये बताइए, आखिर में आपकी टिप्पणी, इनको लग रहा है कि जिस ट्रैक पर बहुत तेजी से मोदी देश को ले जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जो एक प्रतिष्ठा बढ़ गई है, हमारे पासपोर्ट की साख बढ़ी है, हमारी इकोनॉमी को लोग सलाम कर रहे हैं। एलन मस्क ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया है, कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि 43% वैश्विक जीडीपी में योगदान चीन और भारत का है, भारत का 17%, चीन का 26% और अमेरिका का 9.9 है। ये जो साख बढ़ रही है और देश में जो बदलाव दिखाई दे रहा है, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवे का कायाकल्प, हवाई अड्डों की रेलम पेल, और जिस तरीके से आम आदमी को राहत मिली है, 24 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। इनको लग रहा है 5-7 साल और मोदी को मिल गए तो उसके बाद कभी ये सत्ता इनके हाथ में आएगी ही नहीं। देखिए साहब, बुनियादी बात ये है कि दुनिया की विश्व की अर्थव्यवस्था की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अब अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप से एशिया की ओर शिफ्ट हो चुका है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चाइना है और दूसरा भारत है। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि वो भारत को उन्होंने इस योग्य बनाया है कि हम इस विश्व अर्थ इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर में जो ये मूलभूत परिवर्तन आ रहा है, भारत इसका अधिकाधिक लाभ ले सके। ये सबसे बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी का है। ये बात अगर ये बात जो है अगर लोग ठंडे दिमाग से विचार करेंगे और पीएम मोदी के पिछले 12 साल के कार्यकाल को एनालाइज करेंगे तो उनके बेहतर समझ में आएगी। अब भारत अगर इसका लाभ प्राप्त करेगा तो यानी दुनिया में किसी की ताकत, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात तो साबित कर दी है कि हम अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे, सत्ता रहे चाहे भाड़ में जाए। हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका के कहने पर हम S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हम खरीदेंगे। अमेरिका को अच्छा लगे चाहे ना लगे, तुम्हारा F-35 फाइटर जेट पूरा है, हम वो नहीं लेंगे, हम रफाल लेंगे या हम रशिया का Su-57 लेंगे। हमने लिया। रशिया से जो हमारे गहरे डिफेंस रिश्ते हैं, जो पिछले 50 साल से अधिक पुराने हैं, वो थे, हैं और रहेंगे, बिकॉज वो हमारे लिए हितकारी हैं। और और जब आप एकदम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो बाधा आएगी। और आपके टंगड़ी मारने में कौन है? चीन है, पाकिस्तान है, टर्की है, अब तो पिद्दी का शोरबा अजरबैजान भी शामिल हो गया है, जो ईरान का पड़ोसी देश है। वहां पे खालिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई है परसों, खालिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस अब वहां हो रही है। ये मोदी जी का दबाव था कि उनको भगाया गया ऑस्ट्रेलिया से, इनको भगाया गया न्यूजीलैंड से, और अब जो मार्क कार्नी के आने के बाद से इनकी दुकान कनाडा में बंद हो गई है। केयर स्टारमर को जब समझाया मोदी ने तो इनकी दुकान ब्रिटेन में भी बंद हो गई है।
यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनकी दुकान बंद कर दी अमेरिका में, तो अभी अजरबैजान पहुंच गए हैं। तो साजिशें देश के बाहर से भी हो रही हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सबका जो कन्वीनियंट टूल है वो हमारा एलओपी बन गया है, राहुल गांधी। ये बहुत दुखद है। और ये वो पार्टी है जिसका दावा है कि उसने देश को आजाद कराया, और हालांकि इस पार्टी की स्थापना तो अंग्रेजों ने अपने काम के लिए की थी। वो तो 1850 किस कीमत पर आजाद कराया है, बटवारा हुआ, 10 लाख से ज्यादा लोग 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जो षड्यंत्र हो रहे हैं ये ऐसे ही होते रहेंगे। और मैंने तो इसकी एक डेट तय कर दी है, 31 दिसंबर 2029। उसके बाद से ये जो है चौथा दशक शुरू हो रहा है इस मिलेनियम का। और उसके बाद से फिर ये जो यूरोपियन ताकतें हैं इनकी शक्ति बहुत सीमित हो जाएगी कि वो भारत में कोई राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल या सबोटेज का कोई काम कर सके, राहुल गांधी के सहयोग के बाद भी। वो अब भी नहीं कर पाएंगे, वो अब भी नहीं कर पाएंगे। बहुत नहीं, ये बयानबाजियों से उथल पुथल नहीं होती, और नहीं होती। इन पर कोई विश्वास करे तो ही ना, इन पर कोई भरोसा ही नहीं करता तो क्या कर लेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी और बाबा जी आपका, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और दर्शकों से आग्रह है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को साझा करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना तो सब्सक्राइब कर लें, और दे दीजिए। अगले 2-3 मिनट बाबा जी 15 फरवरी के कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी देंगे। मित्रों, 15 फरवरी दिन रविवार यहाँ पे गाजियाबाद के पास, नोएडा गाजियाबाद में इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज न्याय खंड में है ये। यहाँ पे हम एक सोशल मीडिया समिट का आयोजन कर रहे हैं जिसमें भारत के सभी राइट विंग के मूर्धन्य यूट्यूब क्रिएटर्स, पत्रकार, विचारक, वक्ता उसमें भाग ले रहे हैं। प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, और राष्ट्रीय महत्व के, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के बहुत सारे विषयों पे चर्चा होगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उसमें बच्चों के लिए एक विशेष सेशन, बच्चों को अलग बिठा के और उनको ध्यान में रख के उनके लिए एक विशेष सेशन हम आयोजित कर रहे हैं। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि संभव हो तो अपने बच्चों को साथ लेके आएं। कम से कम 8 वर्ष से लेके 15-16 वर्ष तक के बच्चों को अवश्य लाएं, जिससे कि हम उनको भी इस महाअभियान से जोड़ सकें। तो 15 फरवरी दिन रविवार आप सबका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जो उसमें आ रहे हैं मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ। बाबा के पास वो लिस्ट अभी उनके सामने नहीं थी। भाव तोरसेकर आ रहे हैं, कंचन गुप्ता, विक्रम सिंह, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश संजय दीक्षित, कर्नल RSN सिंह, अनुपम मिश्रा, धीरेन्द्र पुंडीर, ओमकार चौधरी, वीरेंद्र नाथ भट्ट, हर्ष चौधरी, सुरजीत दास गुप्ता, इसके अलावा सुमित पीर, वैभव सिंह, जियो पॉलिटिक्स के जानकार, अवनीश PN शर्मा, पुष्कर अवस्थी, संदीप RK सिंह, व्यालोक पाठक, कुमार श्रीकांत, कर्नल मयंक चौबे, अंजू पंकज, ज्योति सिंह, मंजरी अग्रवाल, प्रखर श्रीवास्तव, शांतनु गुप्ता, अनुपम सिंह TFI वाले, और अभिषेक तिवारी। ये लोग उसमें शामिल होंगे। तो आइए सुनिए, हमें भी अच्छा लगेगा जब आप हम वहां आएंगे तो आपको भी प्रश्न पूछने के मौके मिलेंगे और सबसे मिलने के मौके मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वीरेंद्र जी आपका भी और बाबा जी आपका भी। नमस्कार। जय श्री राम।